NIACL AO का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा जिस भी एस्पिरेंट का इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो गया है। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ मिस पूजा कुमारी है जिन्होंने NIACL AO में रैंक सिक्योर किया है और उन्होंने जॉब हासिल कर ली है। तो पूजा कुमारी, मैं आपका आई एग्जाम भी चैनल में स्वागत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आज आप कुछ टिप्स जरूर शेयर करें ताकि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए वो यूजफुल हो। तो वेलकम पूजा, वेलकम टू आई एग्जाम बी। Thank you so much, sir. Starting from my educational background, मैं start करना चाहूँगी. I did my BTech from NIT भोपाल. इसके बाद I joined as a business analyst in MNC, and due to medical issues, I quit my job. So इसके बाद मैंने masters in economics किया, because the treatment time बहुत ज़्यादा था. So my preparation started from 2019 basically. Okay. तो मैं बहुत क्लियर थी अपने प्रिपरेशन के टाइम में कि मुझे रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम्स देना है और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे इंश्योरेंस और इन टाइप के एग्जाम देने हैं, मुझे और कोई भी एग्जाम नहीं देना है। मैं बहुत श्योर थी, मैं क्लियर थी। सो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मैंने एग्जाम्स दिए। इवन मैं एग्जाम भी से मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत पहले से कनेक्टेड थी। मैंने इवन सेबी का, चूंकि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स से किया था, तो मैंने सेबी का जो जनरल वाली पोस्ट होती है, मैंने उसका भी एग्जाम भी का कोर्स लिया था और इकोनॉमिक्स का रिसर्च वाला भी लिया था और मैंने दोनों ही क्वालिफाई किए थे। बट फाइनली मैं फाइनल लिस्ट में नहीं अचीव कर पाई थी। बट फिर इसके बाद इन 2020 and 21 COVID came, so lockdown happened, but I took it as an opportunity and I started again. इसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो मैंने अभी जब 2021 में जितने भी एग्जाम्स दिए, सो मैंने फॉर्चुनेटली सारे एग्जाम्स क्लियर किए। ऑल्दो मेंस तक मैं पहुंची बट मेंस नहीं निकल रहा था। कौन से पर्टिकुलर एग्जाम की बात? जैसे सेबी का हुआ और ये था कि IBPS PO, SBI PO, और बट ये था कि इस बार भी जब NIACL AO आया था तो मैं एकदम श्योर थी कि मुझे ये करना है। Right. ये चीज थी मेरे अंदर। और फिर मैंने स्टार्ट किया और बट मैंने IBPS PO का फॉर्म भर दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा क्या है। सो मैंने भरा, मैंने उसका भी प्री निकाला था। बट फिर NIACL AO का मेरा मेंस आ गया और मेरा IBPS PO का मेंस था जैन में, बट मुझे कोविड हो गया था तो मैं नहीं दे पाई। सो फिर NIACL AO ही मैं पूरा था। फिर जब मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची तो ओनली एग्जाम भी ऐसा था प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यू प्रोवाइड कर रहा था। सो दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सो फाइनली आई डिड एंड कांग्रेचुलेशंस पूजा। मतलब मैं ये समझना चाहूंगा कि देखो, आपने बैंकिंग एग्जाम की हुई है, राइट? आपने चलो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी ट्राई किया, दैट्स अ वेरी गुड लाइक थिंग, एंड आपने NIACL। तो आपने क्या फर्क देखा? क्योंकि अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की मैं बात करूं तो बैंक में भी चाहे IBPS हो, SBI हो, सेम है, NIACL में भी सेम है, पर क्या पेपर पैटर्न में कुछ फर्क होता है या नहीं होता है? पर्सनली मैं बताऊं तो बस मेजर डिफरेंस मुझे ये लगा कि जो GA वाला सेक्शन था उसमें, जैसे मेंस में, तो उसमें इंश्योरेंस की क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं और इवन इंटरव्यू में भी वो रेदर देन बैंकिंग आपसे इंश्योरेंस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। बट चूंकि मेरा इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड था तो वो काफी इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्होंने मुझसे बहुत, मतलब लोगों का जैसे एस्पिरेंट्स का 5 to 10 मिनट्स भी इंटरव्यू जा रहा था, बट मेरा बहुत काफी टाइम तक चला और उन्होंने मुझसे कोर इकोनॉमिक्स ही पूछी। सो ये था। तो ये एजुकेशन बैकग्राउंड आपका था इसलिए वो तो हाँ ये था। बट ये है कि डिफरेंस ये होता है कि आपको, हाँ ऑब्वियसली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो आपको उसका आइडिया होना चाहिए, आपको क्या वो काम करता है, कैसे
क्या मैनेजमेंट या क्या किस चीज पे काम करता है वो होना चाहिए। तो बैंकिंग के लिए ये है कि आपको क्यों कोर बैंकिंग के टर्म्स पता होने चाहिए, क्या बैंकिंग के बेसिक सर्विसेज हैं, ये सब पता होनी चाहिए। बट इंश्योरेंस में ये है कि हाँ, जीए में आपको इंश्योरेंस का भी होना चाहिए नॉलेज। सो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो बाकी जब आप- क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो वैसा ही लेवल रहता कभी है। ना कभी तो आपने स्टार्ट किया होगा ना क्वांट रीजनिंग। पहला क्वेश्चन जब आपके सामने आया होगा तो आपका एक्सपीरियंस क्या था कि ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि ठीक है, मान लिया कि तैयारी 2019 के आसपास स्टार्ट करी, जी पर दैट्स लाइक बिगिनिंग तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करी ना। जब देखा यार इतना सारा सिलेबस है, जी क्वांट, जी। अगर So, किसी को हमें बताना हो कि क्वांट की तैयारी कैसे करे, रीजनिंग के कैसे करे, इंग्लिश का बहुत बड़ा डर होता है क्योंकि काफी स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से भी होते हैं। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं हाँ। खुद बोलूंगी, मैं एनआईटी भोपाल में पढ़ी हूँ, बट मैंने हिंदी को कभी नहीं छोड़ा। इन माई इंटरव्यू जो भी सर ले रहे थे वो काफी इम्प्रेस्ड हुए थे, क्योंकि इवन इन माई मॉक इंटरव्यू एग्जाम भी टीम एंड मेंटर्स बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कभी ये चीज बोली नहीं। उन्होंने कहा कि नॉलेज ही देखते हैं, तुम कोई भी लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप जो भी करो अच्छे से करो। सो मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैंने जब 2019 में स्टार्ट किया था, तो चूंकि मैथ्स मेरी रीजनिंग, मुझे जब मैंने सबसे पहले एक मॉक दिया, कोई भी बेसिक फ्री मॉक, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रीजनिंग काफी इंटरेस्ट आ रहा है और रीजनिंग मुझे अच्छी लगती है, मैं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितनी भी रीजनिंग की बुक्स होती हैं, जैसे पजल्स की, जो भी बैंकिंग क्रॉनिकल्स की बीएससी की बुक आती है, वो मैंने पूरे 3-4 दिन में खत्म कर दी। मुझे इतना क्रेज आ रहा था, इतनी मोटी बुक। और फिर मैंने धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे ऐसे ही कर करके रिसर्च कर करके थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब से देखी, फिर मैंने उस पर वर्क किया और मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप सब चीजों पे टॉपिक पे कवर अपना पकड़ बनाई। इसके बाद इंग्लिश की मैं बात कहूँ तो इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, बट ये मेरा फिक्स्ड है कि डेली मॉर्निंग में उठ के मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। ये मैंने 1.5-2 साल किया है, मतलब अभी भी मैं कर रही हूँ इवन। बिल्कुल उसका रिजल्ट सामने है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके जितने जी, भी एओ और पीओ लेवल एग्जामिनेशन, यस, और मतलब बहुत हेल्प किया इसने। मतलब मुझे लगता है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि आपको वोकैब बहुत ही आनी चाहिए, बट रीडिंग स्किल्स आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उसके थ्रू काफी क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप काफी हद तक कर सकते हो। तो ये मैंने किया था रीजनिंग। इंग्लिश के लिए बाकी मैं मॉक्स देती गई और न्यूज़पेपर, और उसमें जो जो भी वोकैब निकलती थी, जो मुझे लगता था नहीं आती है, तो मैं उसको लिस्ट डाउन करती जाती थी। मैंने एक बोर्ड ले रखा था, तो मैं बोर्ड में लिख देती थी और उसको मैं डेली देखती रहती थी। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली है। और एग्जाम भी के जो सर वीडियोस डालते रहते थे क्वांट के, जो यूट्यूब पे और भी जो भी सोर्सेस रहते थे, वो सब मैंने पिक किए 2019-20 में जब लॉकडाउन का टाइम था। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके मैंने 1-1.5 साल अराउंड, मैंने ये है कि मैं एक एक टॉपिक उठा के करती रही, इसके बाद मैं मॉक भी देती रही। बट मुझे रियलाइज हुआ कि जब 2021 में जब मेरे मेंस थोड़े निकले, बट मेंस में ये हो रहा था कि मैं लास्ट में 0.25 0.35 ऐसे रुक जा रही थी, तो मैंने रियलाइज किया कि मॉक्स बहुत जरूरी है। मतलब तो मैंने फिर जब NICL AO का पेपर आया तो मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे, बट मैंने पूरा एक भी दिन मिस नहीं किया। मैंने हर दिन मॉक दिया है, हर दिन मॉक दिया है, और उसको मैंने एनालाइज किया और मैं उस पर वर्क करती रही कहाँ क्या कमी हो रही है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एक दिन भी मैंने नहीं, अगर मैं उस दिन बिजी जाता है या मैं कहीं पार्टी में गई हूँ, कुछ भी गई हूँ, तो स्टिल मैंने आके 2 बजे रात में दूं, बट मैं देती थी कि तो ये चीज थी। सो मैं इवन जब मेरा प्री निकला तो इसके बाद मैंने मेंस के भी मैं वीडियोस देखती थी कि मेंस के मॉक मत दो, ये वो, मतलब इतना सबमिट करके। तो लेकिन मैंने मेंस के भी मॉक दिए पूरा, तो वो चीज काफी मुझे हेल्प की है इस थ्रू आउट द जर्नी। मैं कहूंगी मेंस मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं कि एनालिसिस जो पार्ट है, हाँ, मैंने एनालिसिस डेली किया है, ये मतलब आलस नहीं किया कि नहीं आज नहीं कल नहीं, मैंने किया है। बिकॉज वही आपको बताता है कि आपकी वीकनेस ये है और आप वैसे
तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप हिंदी बैकग्राउंड से थे, राइट? स्क्रिप्टेड इंग्लिश लिखना आपने शुरू किया, जी। तो चेकिंग कौन करता था, गाइड कौन करता था आपको? एक्चुअल में मेरा फियांसे, अभी आई हैव जस्ट गॉट मैरिड few months earlier, so मेरे जो फियांसे हैं वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। सो मैं उनको डेली, और जो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी आरबीआई की तैयारी और ये रेगुलेटरी बॉडीज की ऑब्वियसली तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनको भेजती रहती थी कि ये चेक करो। और एक जो भी है मैं खुद से वर्ड पे टाइप करके, फिर नंबर ऑफ वर्ड्स और क्या एरर्स हैं, ग्रामरी करके एक ऐप आता है, तो मैं ऐसे ऐप सर्च मार के और फ्रेंड्स से भेज के मैंने प्रैक्टिस की। राइट। सो वहां से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई। Yes. मतलब कोई ना कोई मेंटर था जो आपको लाइक, और आई थिंक मुझे लगता है यूट्यूब पे इतने वीडियोस डाले रहते हैं कि आप इतना फाइंड कर सकते हो कि क्या क्या अभी करंट पे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। राइट। तो जब मेंस का एग्जाम था मेरा, तो मैंने बेसिकली जो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे मैंने लिस्ट डाउन किए, और उसको मैंने लिख के ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कि क्या और इम्प्रूव हो सकता है, कैसे क्या। सो मैं उस चीज के लिए रेडी हो गई थी काफी हद तक, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका NISL निकल गया, जी। तो क्या अभी भी आप बैंक की जॉब में तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं हो गया, अगर क्योंकि अगर कंफर्ट लेवल की बात देखी जाए तो NISL में आई थिंक 5 years। Yes, this is the main reason why I choose NICL AO। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर NISL बेटर है या बैंक बेटर है, तो मेरा तो यही मानना है कि NISL इज लॉट मोर बेटर, राइट? Actually, frankly speaking, my whole family is working in banking sector. Even my father was a retired officer from RBI. Okay. So I have already seen कि बैंकिंग में कितना प्रेशर होता है और क्या पर्सनल लाइफ कैसे, तो इट वाज डिफिकल्ट। सो जब NICL AO का आया था नोटिफिकेशन, तो मैंने जब उसके जॉब प्रोफाइल और जो भी मैंने सर्च मारा, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब लगी थी। और जो मैंने वीडियोस देखे, और ऑल्दो वैकेंसी बहुत कम थी, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे निकालना है कि नहीं निकालना है, बट मैंने कहा कि मैं अपना 100% दूंगी, 100% बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपके फादर भी RBI से हैं, तो क्या वो सपना रहेगा कि RBI निकालना है? कहीं ना कहीं अंदर वो सपना यस सर। बट ये है कि NICL AO जॉब बहुत अच्छी है। मैं ये भी प्रेफर कर सकती हूँ कि मैं इसी में ही इंटरनल एग्जाम्स देकर एक अच्छी पोस्ट पे ही इसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाऊं, राइट? क्योंकि इट्स अ गुड जॉब और ये अपॉर्चुनिटी है अच्छी। बट या मैं कह नहीं सकती क्योंकि RBI एक टाइम पे मेरा ड्रीम था, और मैंने दिया भी, बट या मैं उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाई या मैं अचीव नहीं कर पाई। बट अगर ये है कि NICL AO बहुत अच्छी जॉब है, और मैं ये है कि मेरा यही प्लान रहेगा कि अगर मैं RBI में नहीं पहुंच पाई, मैं 1 साल शायद और ट्राई करूंगी, तो इसके बाद मैं फॉर श्योर इसी में इंटरनल एग्जाम्स देकर मैं आगे तक ही जाऊंगी। ये मेरा फिक्स्ड है। मैं बहुत क्लियर रहती हूँ, क्योंकि क्लियर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने काफी एग्जाम्स भरे नहीं थे, जैसे RRB PO और ये सब, ये मैंने कुछ भी एग्जाम्स नहीं भरे थे, क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी, सॉर्टेड थी कि यही करना है, नहीं तो देखा जाएगा, प्राइवेट तो है ही है। आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ये भी सुना होगा कि यार इंश्योरेंस सेक्टर में वैकेंसी अप्लाई करने का फायदा क्या है, प्राइवेटाइज होने वाला है, जरूर सुना होगा। तो देखो, प्राइवेटाइजेशन तो बैंकों में भी होगा, आज नहीं तो 5 साल बाद हुआ, ठीक है? तो क्या लगता है आपको कि ये स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इवन मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइवेटाइजेशन आपके अकॉर्डिंग गुड है या बैड है, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब भी थोड़ी की हुई है। प्राइवेट जॉब बैड बिल्कुल भी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। बट ये चीज है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। प्राइवेट में ये है, जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है,
बट अभी क्या है कि जैसा जो सिनेरियो हम लोग करंट में देख रहे हैं, हर चीज प्राइवेट हो रही है और उस चीज पे आप एकदम उस चीज पे आप स्टिक नहीं रह सकते कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू के कारण मैं जो है पेपर अप्लाई नहीं करूंगी या ये नहीं। आप अपना 100% दो, क्या पता आपके किस्मत में कुछ ऐसी चीज हो जो कभी प्राइवेट ही ना हो। आप तैयारी स्टार्ट आपने की है बैंकिंग की, बट आप आरबीआई तक पहुंच जाओ तो यू नेवर नो। मैंने भी अपनी जर्नी में मैंने ये प्राइवेटाइजेशन वाली ये न्यूज सब कुछ बंद कर रखी थी। मतलब मैं ये चीज सुनती, मैं पढ़ती थी अपनी नॉलेज के लिए कि क्या होता है, बट मैंने कभी उसको अपने प्रिपरेशन लेवल पे हावी नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसको एक अलग सिनेरियो रखा। मैंने सोचा कि पहले जॉब जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना 100% देती हूँ और मैं अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाती हूँ तो इट मैटर्स। आपकी नॉलेज, अपनी स्किल के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। तो दैट वाज द मोटो। बहुत बहुत खुशी हुई पूजा आपकी बातें सुनकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लास्ट टिप आप हमारे स्टूडेंट्स को दे, ताकि जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हों, लाइक बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी पाइपलाइन में है, IBPS ने कैलेंडर रिलीज कर दिया, ऑब्वियसली हर साल रिलीज करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर, तो लास्ट टिप्स अगर आप उनको देना चाहे। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन ऑलवेज प्ले अ रोल। ये ठीक है, नेवर गिव अप, राइट। नो एग्जाम इज बिगर देन यू, राइट। बस ये मैं कहना चाहूंगी जो भी एस्पिरेंट है। एक टाइम था कि मैं भी आपके साइड थी और इंटरव्यूज देखती थी सो बट मैंने कभी ये चीज नहीं देखी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, वो सीट्स कितनी है। वो बस नोटिफिकेशन में आप इतना देखो कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है, क्या क्या पेपर का एग्जाम पैटर्न है। आप वैकेंसी मत देखो, आप उसमें से एक सीट के लिए लड़ो, अपना 100% दो। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं बताऊं, मेरी खुद की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने लाइफ में जो प्लान किया था वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीजें कभी भी लाइफ में प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं, सब कुछ अनसर्टेन है। सो आप अपना बेस्ट दो। आप ये मत सोचो कि आपको ये करना है या वो करना है, आप अपना बेस्ट दो। और दूसरी चीज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस हूँ इस चीज के लिए, कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर क्वांट उनका स्ट्रॉन्ग है तो सोचते हैं मैं क्वांट के थ्रू ही प्री निकाल लूंगा, ऐसा हो जाएगा। बट मेरा मानना ये है कि आप कोई ऐसा दिन हो सकता है कि आप उस दिन अपना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, क्वांट का पेपर टफ आया, आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो क्वांट के अलावा रीजनिंग और इंग्लिश ऐसी होप होती है जो आपको प्री क्वालिफाई करा सकती है। सो आपको तीनों ही सेक्शन में इतना पकड़ होनी चाहिए कि आप प्री निकाल सको। आप स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रॉन्ग करो, बट वीकनेस को और वीक मत होने दो। आपको यू हैव टू मैनेज प्रॉपरली एंड इन अ बैलेंस वे। सो दिस इज द मेजर थिंग। सो मच पूजा। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स ने आपकी वैल्यूएबल टिप्स को सुना होगा और अपने डेली शेड्यूल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि वो भी नेक्स्ट ईयर ऐसे ही सक्सेसफुल हो पाएं जैसे आपने NIACA के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। एंड द लास्ट थिंग, मैं एग्जाम भी की पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहूंगी, बिकॉज इन मॉक इंटरव्यू इट रियली हेल्प। मतलब जो फीडबैक था, जो इवन सर ने मुझे ये भी बोला कि आप मल्टीपल सेशंस ले लो, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो बहुत ही हेल्प हुई, बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। सो एग्जाम भी को बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच पूजा। बहुत खुशी होती है जब किसी का सपना पूरा हो जाता है, उससे बड़ी चीज तो कोई होती नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं भी आपको थैंक यू दिल से कहना चाहूँगा फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयर एग्जाम वैल्यूएबल टिप्स विद स्टूडेंट्स, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज के सेशन से अलविदा लेना चाहूँगा, और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।